एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर गणित शिक्षण के 2017 और 2018 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कराने वाली हूँ। यानी ये दो पेपर आज आपके कवर कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरी 2016 पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर देख लीजिए। 2016-2021 का पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिया है। 2021 के मैंने अति लघु, बहुविकल्पी और लघु तीनों करा दिए हैं, पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है। 2016 के मैंने बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए हैं। 2016 से लेकर 22 तक जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं आपके, जो 2016 से 22 तक आए हैं, उन सभी को मैंने करा दिया है। अब मैं आपको पता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट की हूँ, तो 2016 का मैं करा चुकी हूँ, 2021 का भी हो चुका है। ये 17 और 18 का आज कराने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है तो एकदम परेशान मत होइए। इतनी अच्छी तरीके से सरल भाषा में मैं आपको एकदम बच्चों की तरह मैं आपको समझाऊंगी मैथ को सॉल्व करना। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साइड में बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलता है। बहुत से प्रशिक्षु हमारे कहते हैं हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। चलिए शुरू करते हैं 2017 का पेपर। आपको पता है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं अभी तक आपने सॉल्व किया है, इतना तो पता चल गया होगा कि आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 6 होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 6 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है स्क्रीन पर? पहला प्रश्न है 15 अभाज्य गुणनखंड लिखिए, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। चलिए बताते हैं कि 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो शुरू करते हैं गणित शिक्षण के 2017 पेपर को। उत्तर नंबर 1 है आपका 15 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पूछा है। जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? अभाज्य संख्या तो आपको पता ही है, जो क्या होती है, जो एक से कटे और क्या हो, स्वयं से कटे। ठीक है, जो एक या स्वयं से कटे। जैसे 15 जो आपकी संख्या है, 15 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 15 3 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी और 15 खुद से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। लेकिन आपकी क्या है, आपकी जैसे 2 है, 2 क्या है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 1 से भी कटती है और क्या करती है, खुद से भी, यानी 2 से भी ये कटती है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? चलिए, अभाज्य गुणनखंड जब भी कहा जाए तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको इसका लासा निकाल लेना होता है। ठीक है, तो चलिए 15 का लासा निकालते हैं, आपको निकालना सिखाते हैं। इस तरीके से निकालते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या लीजिए जो 15 को काट दे। जब भी हम लासा निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक जब भी हम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर जब भी हम निकालते हैं, तो क्या होता है, हम वो सबसे छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जो हमारी उस संख्या को काट दे। तो 2, चलो शुरू करते हैं 2 से। पहले 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि हमेशा 2 से शुरू किया जाता है। तो 2 क्या 15 को काटेगा? नहीं। 2 सत्ती 14 होता है, ना कि 15। नहीं कटेगा। तो अब हम 3 को लेते हैं, तो 3 पचे 15 बिल्कुल कट जाएगी। तो 3 से शुरू करते हैं, तो 3 पचे 15, यानी इनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 3 पचे 15 आएगा, यानी ऐसी संख्या कट जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब हमारे पास बचा 5। अब ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो हमारी 5 को काट दे। हमारी 5 संख्या को काट दे, तो ऐसी कौन सी संख्या है? क्या 2 5 को काटेगी? नहीं। 2 दूनी 4 होता है, 2 3 6 होता है, नहीं काटेगी। अब हम लेते हैं 3, देखते हैं 3 5 को काटेगी, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, नहीं काटेगी। फिर हम देखते हैं 4, क्या 4 5 को काटेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, नहीं काटेगा। फिर देखते हैं 5, 5 एकम 5, 5 5 से कट जाएगी, तो हम 5 लेंगे, 5 एकम 5, जो 5 से कट जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। हमारे पास क्या मिला था, पहले 3 से कटी, फिर 5 से कटी, जो 1 बचा है। अगर आपका मन हो तो आप लिख सकते हो, और अगर नहीं मन है तो नहीं लिख सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल 3 गुणे 5 भी लिख सकते हैं। 3 गुणे 5 का मतलब ही होता है 3 पचे 15। तो हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी निकली?
3 और 5। आपका मन हो तो आप एक लिख सकते हो, वरना ये कंपलसरी नहीं है कि आप एक लिखो, कोई ज़रूरत इसकी नहीं है कि आप एक लिखो, ठीक है। आपको एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम लघुत्तम समापवर्तक की शुरुआत करते हैं तो हम 2 से ही करते हैं। 2 से, अगर 2 से नहीं कटी तो 3 से, 3 से नहीं कटी तो 4 से, 4 से नहीं कटी तो 5 से, इस तरीके से क्रमबद्ध हम इस तरीके से शुरू करते हैं। तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3:5 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लिखो, यही है। तो यही आपका क्या है, उत्तर है। ये मैंने एक लिखकर इसलिए दिखाया ताकि आप कंफ्यूज रहो, आप सोचोगे एक सबसे छोटी है, फिर 3 लिखे, फिर 5। जरूरी नहीं, आप 3 गुणे 5 ही लिखोगे। यानी 3 और 5 एक ऐसी अभाज्य गुणनखंड संख्या है जो क्या करती है, जो 15 को विभाजित कर देती है। चलिए, आई होप आपको उत्तर नंबर 1 समझ में आ गया होगा। आई होप आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगी, बेसिक टू एडवांस ले जाऊंगी, बिल्कुल बेसिक से। अभी एडवांस की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, एकदम बच्चों की तरह पढ़ाऊंगी, एकदम कि आपको मैथ्स का जो ABCD है वो आ जाए, ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। समझ में आया। यहाँ पर ये कहा गया, मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन खुद बता देती हूँ। मान लो कि ये कहा जाए कि 2 में ऐसा क्या जोड़ें, 2 में ऐसा क्या जोड़े कि उत्तर हमारा 5 आ जाए। तो आप 2 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 5 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर 2 में आप 3 जोड़ोगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 5। यानी योगफल, योगफल का मतलब होता है उत्तर हमारा, ठीक है। यानी पूरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 5। जब कभी ऐसे पूछ लिया जाए कि 2 में ऐसा क्या घटाएं कि उत्तर हमारा 5 आ जाए, तो 2 में आप क्या घटाओगे, 7 घटाओगे। 2 में आपने क्या घटाया, 7, तो उत्तर हमारा क्या आ गया, 5, क्योंकि 7 में से 2 गए, कितने बचे, 5। तो यही सवाल किया गया है, उसको व्यंजक में पूछ लिया गया है। चलिए दिखाते हैं आपको उत्तर नंबर 2। क्या कहा गया है कि x माइनस वाई में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हम 2x प्लस वाई बन जाए, ठीक है। यानी दो योगफल हमारा, यानी उत्तर हमारा 2x प्लस वाई आ रहा हो। तो हमें उत्तर तो दिया ही गया है, तो चलिए इसको समझाते हैं आपको। तो देखिए, x माइनस वाई में ऐसा क्या जोड़े, यानी कि यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे सॉल्व करके बता देते हैं कि x माइनस वाई में ये कहा गया है कि ऐसा हम क्या जोड़ें कि उत्तर हमारा क्या आ जाए, 2x प्लस वाई आ जाए। आई होप यही होगा, हो ना। हाँ, 2x प्लस वाई आ जाए। चलिए देखिए क्या कहा गया है, x माइनस वाई में हम ऐसा क्या जोड़ें कि उत्तर हमारा क्या आ जाए, 2x प्लस वाई आ जाए। यानी कि जो हमारा योग है, यानी पूरे इस संख्या का जो योग है वो हमारा क्या आ जाए, 2x प्लस वाई। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 5 आ जाए, तो 2 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा। यानी इसका हमें सॉल्व करना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या होगी जो हम, जिसके जोड़ने से, जिसमें हम 2 को जोड़ दें तो 5 आ जाए। समझ में आ गया। यानी यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसको 2 से जोड़ने पर उत्तर 5 आ जाए। उत्तर हमारा दिया गया है, संख्या हमारी दी गई, अब कौन सी ऐसी संख्या जोड़नी है ये पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है, x माइनस वाई में ऐसा क्या जोड़ें। तो क्या जोड़ने के लिए देखो, हम जब भी किसी संख्या में कहा जाता है कि ऐसा क्या जोड़े, तो या तो हम कभी x मान लेते हैं या तो कभी y मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यंजन की शुरुआत की गई, इसको जब मानते हैं जब कोई संख्या यहाँ पर दी होती है, लेकिन यहाँ पर व्यंजन की शुरुआत की गई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a मान लेते हैं, ठीक है। आप a मान लो, b मान लो, c मान लो, d मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन x और y मत मानना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका खुद ही सवाल x और y से शुरू हुआ है, व्यंजक संख्याओं से शुरू हुआ है, तो आपको यहाँ पर नहीं मानना है। मान लो यहाँ पर जैसे मैंने भी बताया कि 3 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारा 5 आ जाए, तो हम यहाँ पे मान लेंगे 3 माइनस हमने x मान लिया और यहाँ पर 5 कर दिया। तो x में हमने क्या किया, 5, और ये प्लस का जो है, यहाँ पे प्लस का निशान है, यानी 3 प्लस का जो है या माइनस में बदल जाएगा, और x बराबर 5 में से 3 गए, 2 बचे। अगर संख्या में इस तरीके से आ रहा तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, लेकिन यहाँ पर खुद ही व्यंजक वर्डों से शुरू हुआ है, तो हम क्यों यहाँ पर इस तरीके से शुरू करें। तो चलिए अब आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो x माइनस वाई में हमने a मान लिया, फिलहाल के लिए
स्मॉल a मान लिया और इसको क्या लिखना है 2x प्लस वाई आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, a हमने यहाँ पर उतार लिया, यहाँ पर हो गया x माइनस वाई प्लस a, इसको ब्रैकेट को खोल लिया मैंने, बराबर 2x प्लस वाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है x को एक साथ रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉरी यहाँ पे तो पूरा इरेज ही हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से लिखते हैं कि x माइनस वाई में हम ऐसा क्या जोड़े कि हमारा आंसर आ जाए 2x प्लस वाई। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, a यहाँ पर हमने उतारा और ये जो x माइनस वाई इसको इधर तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई, और जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस और ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x प्लस वाई वैसे ही उतार लेंगे। अब इनके चिन्हों को जब भी हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो आपको पता है इनके चिन्हों को, ये चिन्ह हमारे बदल जाते हैं। तो ये माइनस और x प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस x हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी यहाँ पर प्लस y हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को एक दूसरे से जोड़ घटा देंगे और y को, तो a बराबर क्या हो गया, 2x यहाँ पर है और यहाँ पर x है, लेकिन यहाँ पर प्लस का x है और यहाँ पर माइनस का x है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 2x में से एक x गया, क्या बचा, केवल x बचा। ठीक है, इसी तरीके से अब y देखो, यहाँ पर 2y हैं। ठीक है, 2y हैं, यानी कि एक दोनों प्लस में हैं, तो हम क्या कर देंगे, जब चीज़ दोनों पॉजिटिव होती है तो हम उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2y, एक y और ये एक y मिलके क्या बन गए, 2y। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, x प्लस 2y, यानी हम इस संख्या के नीचे अगर x प्लस 2y लिख देते तो हमारा उत्तर 2xy आ जाता। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर भी बताया है मैंने। चलिए देखिए मैंने क्या बताया, x माइनस वाई प्लस a मैंने मान लिया, a वहाँ पर हमने खुद से मान लिया कि अगर यहाँ पर a होता तो उत्तर क्या आता है, हमारा योगफल आता 2x प्लस वाई। फिर हमने क्या किया, a को मान लिया, अब इस वाले y को हम इधर ले आते हैं, x माइनस वाई को। जब हम इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है और प्लस दिखता नहीं, छिपा रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लाएंगे तो ये माइनस में x माइनस वाई हो जाएगा। अब हम माइनस में x माइनस वाई हो जाएगा। अब फिर हम a बराबर 2x प्लस वाई को पूरा पूरा उतार लेंगे और इसके ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, खोल देंगे। जब ब्रैकेट को खोलेंगे माइनस x माइनस वाई में जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस और प्लस का x मिलके क्या बन जाएगा, माइनस x बन जाएगा, और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा। तो ये इस तरीके से खुल गया माइनस x प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो x वाले हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 2x और यहाँ पर देखिए माइनस का x है, तो 2x माइनस x है, तो 2x में से एक x गया, क्या बचा, x बचा, तो यहाँ पर हमारा x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y वाले को घटाएंगे, तो यहाँ पर है प्लस का y और यहाँ भी है प्लस का y, यानी ये प्लस का y है और ये भी क्या है, प्लस का y, तो एक y और 2y मिलके क्या हो गए, 2y हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी x प्लस 2y होता तो हमारा उत्तर क्या आ जाता, 2x प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़बरदस्त और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान है, और जो हमारे प्रशिक्षु जिनको नहीं मैथ्स आती उनको लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन भाई पूछ लिया, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, आपको पता है कि कोई चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाओं वाला, चतुर मतलब चार और भुज मतलब भुजाओं वाला, तो चार भुजाओं वाला, तो चार भुजाओं वाला इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, तो आपको पता है जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी भुजा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी भुजा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, यानी इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। आगे बढ़ते, कहा गया तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसा चतुर्भुज को क्या कहेंगे, और उसका हर अंश 90 अंश का हो। 90 अंश का कोण ऐसे बनता है ना,
आप इस तरफ के भुजाओं को बनाएंगे तब भी 90 अंश कोण बनेगा, ऐसे भुजा को बनाएंगे तब भी 90 अंश कोण बनेगा, ऐसे भुजा को बनाएंगे तब भी 90 अंश कोण बनेगा। ठीक है, ये सभी 90 अंश कोण का है। तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको दिमाग में ये रखना है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी ऐसी 4 भुजाओं वाला कोण जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, क्योंकि वर्ग ही एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर ये आपका क्या है, ये अगर आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर भुजा होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर भुजा होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर भुजा होगी। और प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा। प्रत्येक कोण आपका क्या होगा? 90 अंश का होगा। तो आपको कुछ भी नहीं याद रखना है कि कोण 90 अंश का है या 60 अंश का है या फिर चारों, सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपसे कहा गया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, बस आपको आंख बंद करके आंसर लगा देना है वर्ग। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। बस यही आपको आंख बंद करके बस आंसर लिख देना है कि वो वर्ग कहलाएगा, क्योंकि वर्ग ही एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो क्या होगा? तो जिसके आमने सामने की भुजाएं, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए ऐसा त्रिचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, या ऐसा त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला, ऐसा त्रिभुज जिसकी चारों नहीं, जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाएगा? समत्रिभुज कहलाएगा, या समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं इस बारे में, माइंड में मत लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहुज का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो और एक बड़ी हो। ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याओं का मासा। देखिए, मासा आपका बहुविकल्पी में बहुत पूछा गया है और आपका अतिलघु में भी बहुत पूछा गया है। तो 2 संख्याओं का मासा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उसका लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मासा हमें दिया गया है 16 है और गुणनफल भी हमें दिया गया है, सिर्फ हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो उत्तर नंबर 4 क्या है आपका? हमें क्या दिया गया है? हमें 2 संख्याओं का मासा दिया गया है जो है 16 और उसका गुणनखंड भी दिया गया है जो है आपका 6400 गुणनफल होगा यहाँ पे, और लासा जो है ये हमें निकालना है। तो आपको पता है इसके लिए एक सूत्र होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए, तो ये आपका सूत्र होता है, गुणनफल बराबर होता है मासा गुणे लासा। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास गुणनफल क्या था? 6400 जो हमने लिख लिया है, मासा कितना था? 16, और लासा क्या हमें निकालना है, तो हम इसको लासा लिख लेंगे, या फिर आप x भी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन आप लासा लिखते जाओगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, तो इससे अच्छा इसको ही लिखे रहो, या फिर आप इसको x भी मान सकते हो। ठीक है, जब भी किसी चीज़ को हमें ज्ञात करना होता है तो उसे या तो हम x मान लेते हैं या फिर हम उसे y मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो 16 है आपका, ये जो है, चलिए यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। हमारा गुणनफल क्या था? 6400 और हमारा मासा क्या था? 16, और हमें क्या करना है? लासा निकालना है। हम यहाँ पे लासा मान लो x मान लेते हैं। ठीक है, बाकी लासा तो वहाँ पे लिखा ही है। ठीक है, x मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको हल करेंगे, यानी हर संख्या के नीचे जो भी संख्या दी गई है उसके नीचे वो संख्या लिख देंगे, और जो नहीं दी गई वहाँ पे हम x या y मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। अब हम 6400 लिखेंगे और इस 16 को 6400 के नीचे ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये गुणे में है तो हम इसको नीचे ले आएंगे बटे में, तो ये हो गया बटे 16 बराबर हमारे पास बचा क्या? x। अब इसको हम कट कर देंगे, 16 एकम 16, 16 चक्कू 64 और 2 0 बच गए। तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया? x बराबर 400। क्या आया? यानी कि लासा हमारा कितना है? 400। तो यही हमारा उत्तर है।
चलिए देखिए, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप अपनी कॉपी पे इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, क्या है, 6400 हमारा गुणनफल था और 16 हमारा मासा था, लासा हमें निकालना था। अब हम इसको सॉल्व किए हैं तो 6400 के नीचे हम बटे में 16 ले आए बराबर लासा, 16 एक कम 16, 16 चक्कू 64 और 2 जीरो बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो लगे हैं तो ये हो गया 400, तो लासा बराबर हमारा 400 हो गया। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लासा बराबर 400, तो ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर उत्तर नंबर 5, यानी उत्तर नंबर प्रश्न नंबर 5 पहले पढ़ लेते कि है क्या। चलिए, तो प्रश्न नंबर 5 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती मतलब क्या होता है, एक होता है आपका पूर्ववर्ती और एक आपका होता है उत्तरवर्ती। तो पूर्व मतलब होता है पहले और उत्तर मतलब होता है बाद में। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, तो सबसे पहले तो हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालें, फिर उस संख्या की आपको उत्तरवर्ती कहा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या गया कि 3 अंकों की बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती निकालना है। तो 3 अंकों के बड़ी संख्या की जब उत्तरवर्ती निकालोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखोगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। ठीक है, 999 होती है। अब इस 999 की उत्तरवर्ती निकालनी, उत्तरवर्ती का मतलब होता है आप एक जोड़ दोगे, यानी एक बड़ी संख्या तो प्लस 1 कर दोगे। अगर पूर्ववर्ती कहा जाएगा तो आप -1 कर दोगे। ठीक है, तो उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी, 999 प्लस में आप इसमें 1 ऐड कर दोगे तो वो क्या होगी, उत्तरवर्ती हो जाएगी। अगर यही पूर्ववर्ती कहा जाता तो आप 999 में -1 कर देते, क्या कर देते, -1 कर देते। तो 999 में आप 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 999 में आप 1 जोड़ो कितना आ जाएगा, 9 और 1 10 होता है, आपका बचा 1, फिर 9 और 1 10। ठीक है, फिर 9 और ये वाला 1 बचा था, हो गया 10, फिर बचा 1, 9 में 1 जोड़ा हो गया 10, यानी कितना हो जाएगा 1000। तो यही आपका क्या है, उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2017 का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए, यानी आपको परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, चलिए इसको परसेंट में बदलते हैं। चलिए आपको इसको परसेंट में बदलकर दिखाते हैं। चलिए ये हमारा क्या है, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जब भी 0.085 को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करेंगे, इस 0.085 को हम क्या करेंगे, पहले भिन्न में बदल देते हैं। तो यहाँ पर जब भी भिन्न में बदलना होगा तो ये दशमलव हटाने के लिए इस संख्या के बाद, यानी दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होगी उतने हम नीचे 0 उतार लेते हैं। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3, तो हम 3 0 उतार लेंगे और दशमलव के स्थान पर हम 1 लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा क्या आ गया, 85/1000 आ गया। ठीक है, और इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा, ये 2 0 इस 2 0 से कट जाएंगे, हमारे पास बचा क्या, 85/10। अब हम जब 85 को 10 से भाग देंगे, आप खुद सोचिए, जब 10 से भाग देंगे तो 10 8 80 हो गया, बचा क्या, 5, 8 में से 8 गए और यहाँ पे 5 में से 0 गए, 5 बचा। अब हम 10 तो 5 से जाएगा नहीं, तो 10 को हम ऐसी कौन सी संख्या 50 में बनाएं कि कौन सी संख्या लाएं कि 50 आ जाए। तो जब हम यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर दशमलव बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, तो 10 बचे क्या हो गया, 50 हो गया। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या आया, 8.5%। क्या उत्तर आया, 8.5%। ठीक है, चलिए आपको निकालना समझ में आ गया होगा, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 2018 का पेपर शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरीके के प्रश्न आए हैं। देखिए आप लोगों ने कहा था मैम एक साथ सारे क्वेश्चन पढ़ा दो, एक साथ आप बोर हो जाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। डेली आपकी सुबह 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी, आप अपना टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा और मैं आपका कम्युनिटी टैब में आपके टाइम टेबल को ऐड कर दूंगी। अब से आपका टाइम बदल जाएगा, 10 बजे आपका ये टाइम होगा जो आप पढ़ रहे हो, उसके बाद 4 बजे आपकी क्लास होगी। कितने बजे होगी, 4 बजे।
4 बजे आपकी क्लास होगी, सॉरी 3:30 बजे क्लास होगी, ठीक है। 3:30 से लेकर 4 तक आपकी आज शाम में क्लास होगी हिंदी की, ठीक है। हिंदी के 2 पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगी हिंदी के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज आपकी ये क्लास मैथ की है, कल भी आपकी मैथ की क्लास होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यानी कि पूरा सिलेबस करा दूंगी। उसके बाद आपकी शाम में मैथ की क्लास है, ठीक है। शाम 3:30 से 4 तक आपकी क्या है, मैथ की क्लास है, ठीक है। सिर्फ आधे घंटे की क्लास है, सॉरी हिंदी की क्लास है सिर्फ आधे घंटे की। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बोर भी ना हो और आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। आपने शिक्षा अधिगम में क्या पढ़ा कि पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, शिक्षा जो होनी चाहिए वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होनी चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको चीजें पढ़ा रही हूँ। आप क्या होता है, पूरी वीडियो तो मांग लेते हो, उसको आधी देखते हो फिर स्किप कर देते हो, जब टाइम मिला तब देखते हो। तो इससे अच्छा है आप चीजों को कम पढ़े और पूरा पढ़े, ठीक है। चलिए 2018 का पेपर देखते हैं, 2018 में किस तरीके के प्रश्न आए थे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना आसान है। मतलब ये कहा गया कि जो राकेश का जो पेपर था वो 500 नंबर का था, ठीक है। पूर्णांक कितना था, 500 नंबर का। जैसे आपका डीएलएड में पेपर होगा, कोई 25 नंबर के होंगे पेपर, तो कोई 50 नंबर के होंगे, ठीक है। इसी तरीके से राकेश की जो पेपर था वो 500 नंबर का था, जिसमें से उसने 65% नंबर यानी 65% नंबर प्राप्त किए। अब नंबर कितने प्राप्त किए ये तो नहीं पता, लेकिन प्रतिशत बता दिया है कि 65% है, यानी 60 यानी कि आपका 65% उसने अंक प्राप्त किए। अब वो अंक कितने होंगे भाई कि वो 65% बन गए, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हम ये लिखेंगे, तो हम 500 का 65%, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 500 का 65% निकाल लेना है, ठीक है। यानी 500 नंबर में आपका कितना आया था, 500 नंबर में आपका 65% आया था, तो 500 का 65% कितना होगा, यहाँ पर ये बात कही जा रही है। देखिए बस और कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो 500 का 65% मैंने जब भी बताया है कि जब भी का आए यानी का यानी ऑफ, इसका मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। तो का के स्थान पर हम गुणे का निशान लगा देते हैं, तो 500 गुणे 65%। अब हम इस 65% को यानी प्रतिशत को भिन्न में बदल देते हैं। तो प्रतिशत क्या होता है, प्रति प्लस शत। प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रतिशत, यानी प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब होता है 100। तो प्रत्येक 100 यानी 1/100, इसको हम क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं। तो 1/100 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 65/100 लिख देंगे। जब भी हमें प्रतिशत निकालना होता है, हमें कोई ट्रिक नहीं लगानी होती, बस इतना हम जानते हैं, जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो हमेशा जब भी प्रतिशत आए तो हम बटे में उस संख्या को बटे 100 लिख देते हैं, ठीक है। उस संख्या में बटे में 100 लिख देते हैं। तो ये हमारा इतना लिख दिया हमने, 500 गुणे 65/100। अब हम इसको हल कर लेते हैं। चलिए 100, ये 2 0 और 2 0 से कट गए, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 100 कम 100, 100 पचे 500, ठीक है। हमारे पास बचा क्या, 5 गुणे 65, हमारे पास बचा 5 गुणे 65। अब 5 में हम 65 को गुणा कर देते हैं, तो 5 25 हो गया। देखो 65 में हम 5 को गुणा कर देते हैं, आपको यहाँ पे बता देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो 5 25 हो गया, बचा 2, 5 छक्का 30 और 30 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 32। तो 325 नंबर उसे मिले, किसमें, 500 में। 500 में कितने नंबर मिले, 500 में उसे 325 नंबर मिले। और 500 में 325 नंबर कितने प्रतिशत बना था, 65% बना था, ठीक है। तो ये आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 3x - 5 = x + 3 को हल कीजिए, ठीक है। यानी 3x - 5 बराबर x + 3 को क्या करना है, हल करना है, इसको सरल करना है, हल करना है। चलिए देखते हैं, सरल करते हैं। बहुत आसान समीकरण दी गई है। क्या समीकरण दी गई है, 3x - 5 और x + 3 को हल करना है। तो सबसे आसान तरीका अभी मैंने आपको 2017 में भी सॉल्व करना बताया था। जब भी इस तरीके के प्रश्न आए, आपको क्या करना है कि x को x पास ले आना है और y व्यंजन को एक पास ले आना है, ठीक है। तो हम x को एक पास ले आएंगे, y को एक पास ले आएंगे। तो हमने क्या किया, 3x और यहाँ पर प्लस का x है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। तो 3x - x हो गया बराबर, अब
ये प्लस का 3 है तो 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर माइनस का 5 है और ये माइनस का 5 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस एक्स, 3 प्लस 5। अब हम इसे जोड़ घटा देंगे। चलिए कैसे घटाते हैं देखते हैं। तो 3x में से एक x गया तो कितना बचा, 2x बचा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2x। और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 होते हैं 8, तो ये हमारा हो गया 8। ठीक है, 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। अब हमारे पास बचा क्या, 2x बराबर 8 बचा। अब हम ये 2x बराबर 8 है तो अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने x मान लिया और 8 और ये 2 को हम इस 8 के नीचे ले आए। ठीक है, बटे में ले आए तो क्या हो गया, 8/2। तो x बराबर 8/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन जब भी संख्याएं ऊपर नीचे होती है, अगर नीचे की संख्या छोटी होती है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा, अब कुछ हमारे प्रशिक्षु के मन में आ रहा होगा, हमारे पास बचा x बराबर 4/1। तो जब भी नीचे छोटी संख्या एक में आए, जब भी एक संख्या नीचे आती है हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास क्या हो गया, x बराबर उत्तर कितना आया, 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व किए हैं। चलिए हमने इसमें क्या किया, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। x वाली संख्या को x वाले पास ले आए और जो संख्या उनको एक पास ले आए। देखिए x वाली संख्या को एक पास ले आए हैं और संख्या को एक पास ले आए हैं। तो 3x और यहाँ पर प्लस का x था। जो जब भी आप क्या करेंगे, किसी संख्या को दाएं से बाएं या बाएं से आप क्या होता है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाएंगे तो संख्याओं का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। ठीक है, अगर ये प्लस में है और आप इस तरफ ले जा रहे हो तो ये माइनस में हो जाएगा, अगर ये माइनस में है और आप इस तरफ लेकर आ रहे हो तो ये प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता है कि वर्ग की भुजा, अगर एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसकी सारी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर होंगी, 6 सेंटीमीटर होंगी। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसकी ये वाली भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। यानी उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो चारों भुजाएं क्या होंगी, 6 सेंटीमीटर होंगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। इस भुजाओं को हम ए से भी प्रदर्शित करते हैं। ए मतलब होता है एंगल और एंगल मतलब ही होता है भुजा। ठीक है, आप भुजा को इंग्लिश में कहते हैं एंगल। ठीक है, भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो आप इसको शॉर्टकट में ए भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो भुजा गुणे भुजा यानी कि ए गुणे ए, तो हम इसको ए गुणे ए, जहां पर ए गुणे ए की बात आ रही है तो ए गुणे ए का मतलब होता है ए स्क्वायर। अगर यहीं पर लिखा होता ए प्लस ए तो हम इसको क्या करते, तब हम इसे जोड़ देते तो ये हो जाएगा 2a, यानी ए के और ए के मिलकर हो गया 2a। लेकिन अगर गुणे का निशान है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर। जैसे 2 गुणे 2 को आप लिखते हो 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 को लिखते हो 2 2 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो इसको हमने ए स्क्वायर मान लिया, यानी भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो भुजा कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। तो भुजा गुणे भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, 6 गुणे 6, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, यानी 6 गुणे 6, और 6 को 6 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 6 4 36। ये हमने लिख लिया 36, यही हमारा उत्तर आ गया। लेकिन यहाँ पर एक भुजा की बात की गई थी, यहाँ पर कहा गया था भुजा कितनी है, भुजा बराबर है 1 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। एक भुजा 1 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर थी, दूसरी भुजा भी 6 सेंटीमीटर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, वर्ग सेंटीमीटर, या हम सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते थे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगाना जरूरी क्योंकि हमारी भुजा यहाँ पर 2 गुना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, ये नहीं लिखोगे तो आपका सवाल पूरा नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है कि x + 5 स्क्वायर का मान क्या होगा।
ठीक है। या यहाँ पर चलिए पढ़ लेते हैं एक बार, क्वेश्चन हो सकता है दूसरी तरीके से दिया हो। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा होगा एक कहीं से भी, तो कहीं ना कहीं तो आपने वीडियोस देखी ही होंगी, तो वहां पे बताया होगा कि इसका जो सूत्र होता है a प्लस बी। देखिए ये बिल्कुल a प्लस बी की तरह लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर एकदम लिखा हुआ है। इसको जब ही हल कर पाओगे जब आप इस सूत्र से हल करोगे। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे आपको ठीक लगी आप वैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको याद हो जाए। मुझे तो ऐसे ही याद होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, बाद में बचा क्या 2ab। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। अब a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो है, इसकी जगह पर ये जो आपकी संख्या है इसको लिख देते हैं। तो x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर, और a हमारा क्या है, a बराबर है हमारा x और b बराबर है हमारा 5। चलिए यहाँ पे हल करके दिखा देते हैं। चलिए हमारा क्या है, x प्लस 5 के होल ऑफ स्क्वायर को हल करना है। तो हम x की जगह पर a मान लेते हैं और b की जगह पर 5 की जगह पर हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं होल ऑफ स्क्वायर। तो सूत्र क्या है, यानी a बराबर हमारा क्या है x है और b बराबर हमारा क्या है 5 है। बस यही हमें हल करना है, इसी को हमें पुटअप कर देना है। ठीक है, तो क्या है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए रखते हैं इसी के नीचे, a का मान क्या है x है, तो यहाँ पर x रख देते हैं। b का मान क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 रख देते हैं होल ऑफ स्क्वायर बराबर a का मान क्या है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2, और ये 2ab लिखा है, इसका मतलब ये हो गया 2 गुणे a गुणे b। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। तो क्या हो गया, 2 गुणे a का मान कितना है x, और b का मान कितना है गुणे 5, प्लस b का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस अब 2 को 5 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 2 पंचे 10। हमारे पास क्या आ गया, 10x आ गया। 10 में x को गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5 यानी 25, तो 5 25, यही आपका उत्तर है। चलिए यहाँ पर थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए फिर से बता दे रहे हैं आपको, a की जगह पर हमने x रख लिया तो x स्क्वायर हो गया, और 2 यहाँ पर देखिए लिखा है 2ab, इसका मतलब होता है 2 और यहाँ पर गुणा छिपा होता है, 2 गुणे a गुणे b। ठीक है, ये छिपा है, तो यहाँ पे हमने इसको हल कर दिया। 2 की जगह पे 2, a की जगह पे x लिख दिया और b की जगह पे 5, यानी 2 गुणे x गुणे 5। अब b का मान हमारा कितना 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब x स्क्वायर को पूरा उतार लेंगे। अब क्या है 2 गुणे x और गुणे 5 को हल करते हैं, तो 2 पंचे 10 हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 10x, तो ये हो गया 10x। और क्या हो गया, अब ये हमारा 5 का स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर का मतलब ये होता है 5 गुणे 5 यानी 2 5 है, तो 5 25, 5 और 5 को गुणा करो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, याद रखिएगा। या तो बस चेंजिंग ये होती, कभी 60 अंश का कोण पूछ लिया जाता है, कभी 90 अंश का पूछ लिया जाता है। बस यही 2 कोण आपके, कभी एक सेमेस्टर में 60 अंश का, दूसरे सेमेस्टर में 90 अंश का, फिर एक सेमेस्टर में 60 अंश का, दूसरे, यानी कि सेमेस्टर वाइज बस यही 2 नंबर आपके चेंज, यही 2 अंश आपके चेंज होते रहते हैं, 60 अंश और 90 अंश। लेकिन पूछा जरूर जाता है, ये रखा जरूर जाता है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और आपने इसको कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। चलिए पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण कैसे बनाए, चलिए सिखाते हैं आपको। ये देखिए मैंने बनाया भी है, आपको बता भी दिया है कि अगर आप कभी देखना भी चाहो, भूल जाओ तो देख सकते हो। सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले आप क्या करोगे, चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले आपने क्या किया, पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे, आपने क्या किया,
कि एक लाइन आपने खींची, सबसे पहले पटरी की सहायता से एक लाइन को खींचा, यहाँ पे पटरी रखा, पटरी ऐसे होती है, पटरी की सहायता से आपने लाइन को खींचा। अब ये पूछोगे मैम कितनी लाइन खींचे, वो आपकी मर्जी, आप कितना भी खींच लो, पूरे कॉपी में खींच लो, कोई बात नहीं। आपने एक रेखा खींची पटरी और प्रकार की सहायता से। आपने क्या किया, आपने उस रेखा को खींचने के बाद, जैसे आपने पटरी और, यहाँ पर मैं समझा देती हूँ, पटरी और प्रकार की सहायता से आपने एक रेखा खींची। रेखा को खींचने के बाद आपने उसमें कोई भी सेंटीमीटर ले लिया, 1 2 3 जो भी ले लिया। यहाँ पर जो आपका प्रकार इस तरीके से होता है, जिसमें एक में क्या होता है, पेंसिल लगी होती है और दूसरा यहाँ पर पॉइंट वाला होता है कि नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट वाला भाग है इसको हम यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। यहाँ पे रखने के बाद एक हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखने के बाद जो पॉइंट होता है और पेंसिल से यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद आप क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पर आप प्रकार को रखेंगे, आप चांदे को रखेंगे, प्रकार नहीं, चांदा जो आपका होता है, प्रकार ही कंफ्यूज हो रही हूँ, प्रकार की आप नोक को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद यहाँ से आप इस रेखा को खींच देंगे, यही आपका क्या बन जाएगा, 60 अंश का कोण बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखाया है, देखिए। ठीक है, हमने पटरी की सहायता से एक रेखा खींची। रेखा को खींचने के बाद यहाँ पर प्रकार की नोक को रखा। नोक को रखने के बाद जो पेंसिल वाला भाग है, उस पेंसिल वाले भाग से इस नोक को यहीं पे रखते रखते यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक चाप लगा दिया। लगाने के बाद आपने क्या किया, लगाने के बाद आपने अब उस नोक को यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखने के बाद आपने क्या किया, एक चाप यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पर लगाने के बाद आपने इसी चाप से मिलाकर आपने क्या की, एक रेखा खींच दी। यही बिंदु पर आपने क्या की, इसी बिंदु पे आपने एक रेखा खींची, यही आपका क्या बन गया, 60 अंश का कोण बन गया। अगर आपको इसी में 90 अंश का कोण बनाना होता तो आप इस बिंदु पर प्रकार को रख के क्या करते, यहाँ पर एक चाप लग जाती और इस चाप पर यहाँ पर जो बीच में बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा को खींच देते, ये बन जाता आपका 90 अंश का कोण। तो इस तरीके से कोण बनाते हैं। आप ट्राई करिएगा, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप ट्राई करिएगा। क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एक पटरी से रेखा खींचनी है। रेखा खींचने के बाद उसकी कुछ दूरी पर, जैसे यहाँ या आपने इस बिंदु से क्या किया, आपने यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और यहाँ पर एक चाप लगा दी। चाप लगाने के बाद अपने इस बिंदु पर रखा और यहाँ पर एक चाप लगा दी और लगाने के बाद इस रेखा को इस बिंदु से मिलाती हुई इस रेखा को खींच दिया, आपका 60 अंश का कोण बन जाएगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 2018 पेपर का। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि संख्या 13, 39 और 273 का मासा यानी महत्तम समापवर्तक यानी HCF आपको निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। चलिए कैसे निकालते हैं, हम आपको गुणनखंड विधि के द्वारा बताते हैं। एक तो गुणनखंड विधि के द्वारा निकलता है और एक भाग विधि के द्वारा। तो हम चाहते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा आपको बताएं, ठीक है। भाग विधि के द्वारा भी आसान है, वो भी बता सकते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा बताते हैं। गुणनखंड विधि में क्या हो गया, आपने 13 को लिखा, 39 और 273 लिखा, ठीक है। तो 13 एकम क्या होता है, 13, तो हमने 13 लिख दिया। 13 तिया 39, इसमें क्या होता है, हम वह सबसे छोटी से छोटी संख्या लेते हैं जो दूसरी संख्या को विभाजित कर जाए, ठीक है। तो 13 तिया क्या होता है, 39 होता है, ठीक है। तो चलिए 13 एकम 13। अब 39 को भाग करेंगे हम इस तरीके से, कैसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, हम इसका लासा निकालते हुए करते हैं। चलिए हर एक का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, मासा। 13 का मासा निकालेंगे, क्या 2 से 13 कट जाएगा, नहीं। 3 से 13 कटेगा, नहीं। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 13 जो है सिर्फ और सिर्फ 1 से और 13 से कटती है, तो हम 13 से ही 13 को काट पाएंगे। 13 एकम 13, तो हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया। दूसरी हमारी संख्या क्या थी, 39। चलिए 39 को काटते हैं, तो 13 तिया 39 होता है, कितना। अब चलो 3 से ही काट लेते हैं, कोई बात नहीं, 3 से काटते हैं, तो 3 एकम 3 कट गया और बचा 9, तो 3 तिया 9 कट गया। अब 13 बचा, तो 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13, तो हमारे पास इसकी संख्या क्या आ गई, 3 गुणे 13, ठीक है। अगला था 273, चलो इसको 3 से काटते हैं, तो 3 नवा 27, कितना होता है, 3 नवा 27, ठीक है। और 3 एकम 3, 3 नवा 27 कट गया। अब यहाँ पे 3 बचा, तो 3 एकम 3, अब फिर 3 से ये कट जाएगा,
ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए, इसको हम 13 से ही काटते हैं, ठीक है। 273 को हम क्या करते हैं, 13 से ही काटते हैं। पहले 3 से काटते हैं, तो हमने क्या किया था, 3 9 27 और 3 बचा, 3 1 3। अब क्या करेंगे, 7 से काटते हैं, 7 1 7 और 2 बचा, 7 2 9 होते हैं, तो बचा क्या 2 और 1 हमारा है, यानी 21 हो गया। तो हम क्या 7 21 से कटेगा, कटेगा, तो 7 त्रिक 21 हो गया, ठीक है। बचा क्या 13, तो 13 एकम 13, इसमें क्या हो गया 3 गुणे 7 गुणे 13। तो अब क्या करना है, ये हमारी संख्याएं आ गई, ये हमने आपको काटना बताया किस तरीके से काटते हैं, ठीक है। ये आपको हमने कट करना सिखाया, तो ये हमारी संख्याएं आ गई। अब इसमें क्या है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर, मासा को हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, यानी हाईएस्ट कॉमन नंबर, यानी पूरी संख्याओं में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर है, सबसे ज्यादा जो नंबर है, जो कॉमन नंबर है, उसी को हम लिख लेते हैं, वही हमारा उत्तर होता है। तो इन सभी संख्या में क्या आया है, तीनों में क्या आया है, 13 13 13 तीनों में आया है, और ये सबसे बड़ी संख्या है, 3 से भी बड़ी है, 7 से भी बड़ी है। 13 हमारी क्या है, तीनों में आई है। जब हम देखते हैं, जब तीनों में एक समान संख्या हो और सबसे बड़ी जो संख्या होती उसी को हम उतारते हैं, तो 13 तीनों में आया है, तो यही हमारा उत्तर होगा कि 13 39 और 73 का महत्तर समापवर्तक क्या हो जाएगा, 13। यानी 13 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 13 को भी काट देती है, 39 को भी काट सकती है और 273 को भी काट सकती है। तो ये हुआ आपका आंसर। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि महत्तम समापवर्तक को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, बेल आइकन को भूलना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में। बहुत से ऐसे हमारे प्रशिक्षु हैं जो हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, इतनी हम मेहनत करते हैं, आप जो कहते हो हम वो वीडियो लेकर आते हैं। आपकी डिमांड थी मैम मैथ पढ़ा दीजिए, तो मैं मैथ को अब डेली आपके 10 बजे मैथ की क्लास होगी, ठीक है। आप ये नोट कर लीजिएगा कहीं, आपकी डेली आपकी 10 बजे मैथ की क्लास होगी, 10, ठीक है, 10 AM पर, ठीक है। सुबह 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होगी डेली, और अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हर चीज़ों को आपको समझा देंगे। एक क्वेश्चन और आपको बता दें, आप संस्कृत में कह रहे थे मैम आपने पहली और दूसरी विभक्ति नहीं बताई, तो जो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने बताई। मैंने ये कहा वीडियो में, आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, आप लोग वीडियो को ध्यान से नहीं सुनते हैं, आप हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसलिए हम बीच बीच में आपको हर चीज़ हर पॉइंट आपको बताते रहते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर बताया है, उनकी ट्रिक बताई है, ठीक है। तो ये बताया है मैंने, और बाकी टाइम मिलने पर मैं आपको वो भी बता दूंगी। इतनी इंपॉर्टेंट वो नहीं होती जितना ये आपके इंपॉर्टेंट होता है। सप्तमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, ये बहुत पूछी जाती है, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाली होती है, ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। आप पहली दूसरी विभक्ति तो याद कर लेते हो क्योंकि वो सेम होती, पहली दूसरी तो सेम होती, लेकिन ये नहीं याद कर पाते हो, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक दी थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछी ही जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको दिया था। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, आपको आपके पेपर को देखते हुए ही हमने पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि हमने अपनी तरफ से आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, और आज आपकी शाम में 3:30 से आपकी 4 बजे की जो क्लास होगी वो हिंदी की लघु उत्तरीय प्रश्न की क्लास होगी, ठीक है। और रात में आपकी 8 बजे आपकी जो क्लास होगी वो होगी आपकी संस्कृत की क्लास, ठीक है। उसमें मैं आपको आसपास की वस्तुओं के बारे में बताऊंगी कि जो आसपास की वस्तुएं होती हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में उनका नाम क्या होता है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए, तो इस तरीके से आपकी 3 क्लास होंगी आज, और मिलते हैं। और अब अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मैथ में सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।